तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि 10th क्लास का ज्योग्राफी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। ये है बिहार बोर्ड का 10th क्लास का भूगोल, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं लोग। और जहाँ भी किसी भी तरह का समस्या होगा बेधड़क आप कमेंट कीजिएगा कि ये पॉइंट हमारे या ये टॉपिक समझ नहीं है, दोबारा समझा दीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मैं उसको फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो और इसके अलावा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी भी पढ़े, क्योंकि ये तो बिहार बोर्ड का है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, घबराइए नहीं। मैं इसको खुद प्लानिंग के साथ आया हूँ। मैं क्या क्या हूँ, एनसीईआरटी मैं खुद उसको देखकर उसमें से जो चीज़ें बिहार बोर्ड के अलावा थी उसको मैं इसी के अंदर नोट डाउन कर लिया हूँ। मतलब इसके अंदर मैं नोट डाउन कर लिया हूँ कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई है, एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा दी हुई है। इससे क्या होगा कि अलग से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको पढ़ लीजिएगा ना तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो महेश कुमार बंडवाल का जो बुक चल रहा है उसमें 2 अध्याय मैं ऑलरेडी उसका अपलोड कर चुका हूँ। उसका अगर कंटिन्यू देखते रहिएगा, उसके साथ एमसीक्यू भी चल रहा है, तो वो देखते रहिएगा ना तो ज्योग्राफी का मुझे लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। पूरा 48 के 48 में कम से कम 48 में आप 40 प्लस जरूर बना के आइएगा, इतनी तो गारंटी जरूर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिस अध्याय का नाम है भारत संसाधन उपयोग, यानी भारत का संसाधन और उपयोग। पहली बात के संसाधन के बारे में मैं 8वीं क्लास का जो पढ़ा रहा था उसमें बता चुका हूँ कि संसाधन मतलब क्या, कोई भी चीज़ जो आपके काम के लिए है, आप उसका अपने काम में यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। जैसे मैं भी इस समय आपके लिए संसाधन हूँ, आप भी मेरे लिए संसाधन है। हम दोनों एक दूसरे के काम में आ रहे हैं, कि एक दूसरे के उपयोग में आ रहे थे, क्या हो गया, संसाधन हो गया, ठीक है। या दुनिया कोई भी चीज़ आपके काम में आ रहा है, जैसे मोबाइल है आपका पेन है, कॉपी है, किताब, वो सब क्या है, संसाधन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है संसाधनों का महत्व। तो भाई साहब दुनिया के जितने भी सामान है वो सब हम लोग के महत्व के लिए है कि नहीं है। अब बिना महत्व का तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो संसाधन का दुनिया भर का महत्व है कि नहीं। अब अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से देख सकते हैं। किसी को किसी और चीज़ की जरूरत है, किसी की चीज़ को किसी और की चीज़ की जरूरत है। यहाँ लिखा है जिमरमैन के बारे में लिखा है। जिमरमैन एक थे भूगोल वेदा थे, यानी कि ज्योग्राफी के साइंटिस्ट थे एक तरह से कहा जाए तो। और ये जिमरमैन बोल रहे थे क्या, संसाधन होता नहीं बनता। अभी क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल समझिए कि मान के चलिए कि आप सुबह उठते ब्रश करते हैं, वो ब्रश बनता है प्लास्टिक से, और उस प्लास्टिक को जैसे धरती से निकलता है जो पॉलीथीन या जो बनता है, ठीक है, वो उसको आपको उठा कर ला के ऐसे दे दिया जाए बिना ब्रश बनाए हुए, बोल दीजिए कि लीजिए इसे ब्रश कर लीजिए, कीजिएगा, नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है, कैसे होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि वो जो निकला धरती के नीचे से, जो खनिज निकला, उस खनिज को उपयोग की वस्तुओं के रूप में ढाला गया, अलग अलग रूपों में ढाला गया। जैसे चेयर होता है प्लास्टिक का, तो पॉलीथीन ऐसे ला के रख दिया जाएगा तो वो चेयर थोड़ी कहलाएगा, उसको उस रूप में ढाला जाएगा, तब आपके लिए उपयोगी हुआ। और परिभाषा क्या है, जो चीज़ें आपके उपयोग में आता है वो संसाधन कहलाता है। और उपयोग में कब आएगा, जब उसको उस रूप में ढाल देंगे तब आपके उपयोग में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि संसाधन जो होता है वो होता नहीं है, एक्चुअली में हम लोग को उसको बनाना पड़ता है, और बन जाएगा तब आपके उपयोग में आएगा, तब उसका कहेंगे कि भैया ये हो गया संसाधन, है कि नहीं है। इसलिए जिमरमैन बोल रहे थे कि संसाधन होता नहीं, उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो संसाधन होते नहीं, क्या होते, बनते हैं, यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। आगे आएंगे, जो पैराग्राफ मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है कि उसमें कुछ दिया हुआ है। जो चीज़ें भी दिया होगा, थोड़ा सा भी दिया होगा, मैं सबको बता दूंगा, है ना। वो जितने मैं बात बोल रहा हूँ लेक्चर में ना, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, कुछ उसमें नहीं छूटेगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो एक त्रिकोणमिति की तरफ त्रिभुज मतलब बना हुआ है, और ये त्रिभुज जो है बता क्या रहा है कि पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, ये मतलब होता है मशीन और संस्थाएं, ये सारी चीज़ें मनुष्य कनेक्टेड है, यानी कि सब चीज़ें का उपयोग कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ संसाधन किसी भी देश का मेरुदंड होता है, सामाजिक और आर्थिक रूप से। मेरुदंड मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, क्या होता है भैया, रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी जो है ना आपका, वो क्या कर रहा है, हम लोग को, हमारे शरीर को खड़ा करके रखा हुआ, हम लोग उसी के सहारे हम लोग खड़े रहते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा तो आप खड़े नहीं हो सकते। तो कोई भी देश मजबूती से खड़ा है कब, जब उसके पास संसाधन ज़्यादा हो, यानी संसाधन रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। संसाधन की कमी हो जाएगी देश में तो क्या हो जाएगा, देश गरीब कहलाएगा, है कि नहीं है। तो किसी भी देश का आर्थिक रूप से मतलब पैसा के रूप से, है ना, और सामाजिक रूप से, दोनों रूप से देखा जाएगा तो संसाधन जो है क्या है, एक रीढ़ की तरह आप लोग का काम करता है, ठीक है कि नहीं है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं, मतलब विपन्न मतलब होता है जना में कमी हो। तो जिस देश में संसाधन की कमी हो वो पीछे हट गया, वही बात मैं बोल रहा हूँ ना। और इसका मतलब ये नहीं कि प्राकृतिक संसाधन संपन्न राष्ट्र में विकास ही करते। अब मतलब क्या है, कह रहा है कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि जहाँ खूब संसाधन है वो देश विकास ही कर रहा है। देखो संसाधन है और उस संसाधन का अपने आप उसके लिए उपयोगी बना लिए, अपने आप के लिए या किसी के लिए भी उपयोगी बना लिए। मतलब क्या है, आपके धरती से बहुत सारे खनिज तो आपको पता है कि इस धरती के नीचे है, और उसको निकालिएगा, निकाल कर मार्केट में बेचिएगा तब ना आपको उसको फायदा होगा। संसाधन होने से थोड़ी फायदा हो जाएगा, संसाधन को उपयोग में लाइएगा तब फायदा होगा। तो दो कारण, एक कारण कि किसी देश में संसाधन नहीं है तो देश गरीब है, ठीक है, या हो सकता है कि मतलब देश की आर्थिक रूप से थोड़ी सी बाकी देश से कंपेयर किया जाएगा तो पीछे रहेगा। दूसरा,
किसी देश में संसाधन है भी तब वो जरूरी नहीं है कि उसका देश का विकास हो जाएगा। क्यों नहीं भैया? तो संसाधन होने से थोड़ी मतलब है, उस संसाधन का उसको मशीनों द्वारा यानी प्रौद्योगिकी मतलब मशीन द्वारा है ना उसको निकाल कर उपयोग में लाएगा, मार्केट में ले जाएगा, तब ना उसके देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी या देश का विकास होगा, है कि नहीं है? जापान देखेंगे तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ प्राकृतिक संसाधन अत्यंत विपन्न है। मतलब कि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है ही नहीं है। विपन्न मतलब होता है क्या? नहीं है। विपन्न मतलब एकदम नहीं है, समझ रहे? किंतु वहाँ पर मानव संसाधन की दृष्टि से देखेंगे, तकनीकी से दृष्टि से देखेंगे तो बहुत आगे। मतलब क्या है, जापान में संसाधन की कमी है, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं लोग ये नेट वगैरह में मोबाइल पर देखते करते हैं आप लोग रील्स वगैरह कि संसाधन के मामला में संसाधन मतलब नहीं है जापान में, फिर भी दुनिया के मामला में देखा जाए तो जापान बहुत ही आगे है कि नहीं? ऐसा ऐसा देखा जाता है कभी कभी रील्स में कि जापान तो 2050 में जी रहा है तो 3000 में जी रहा है कि नहीं? तो उसको टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुका है कि नहीं? तो कोई जरूरी नहीं रहता है कि संसाधन नहीं है तो आपका देश का विकास नहीं होगा। आप के पास बुद्धि रहेगा, आपके पास से शक्ति रहेगा करने के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना? उसके बाद लिखा हुआ है कि किंतु इसके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से सबल है। इस देश का लगभग सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग विकसित देशी से श्रेणी में खड़ा करता है। मतलब यहाँ के लोग जो है, लोगों के बीच में अवेयरनेस है, मतलब लोगों के बीच में जागरूकता है, लोग जो है सब सच्चे हैं, इसीलिए देश की तरक्की हो रही है। अतः किसी देश के विकास और भौतिक एवं जैविक संसाधनों के साथ साथ मानव संसाधन की भूमिका होती है। मतलब क्या है, किसी देश में समान मुद्दे, जैसे मान के चलिए आपके पास पैसा खूब ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन पैसा को कहाँ खर्च करें, किस तरह खर्च करें, ये बुद्धि नहीं है तो पैसा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? बड़े बड़े धनिक आदमी को गरीब बनते आदमी देखा है कि नहीं? और बड़े बड़े गरीब आदमी जो लोग होते हैं उनको ऊपर उठते हुए देखा गया है कि नहीं है? तो क्या है वो सब कैसे धनिक लोग गरीब हो गए या गरीब लोग धनिक हो गए? कैसे? दिमाग से, है ना? अपने अंदर दिमाग को संतुलित करके रखे, है ना? उनकी प्लानिंग बढ़िया थी, है ना? उनके अंदर, है ना, मतलब किसी भी कार्य करने की प्रबल शक्ति थी, उनका मूड था, मन था, मतलब जो भी चीज़ें है तभी हो पाता है कि नहीं? तो उसी को कहा जाता है मानव संसाधन। यानी इंसान जो है, इंसान पर ही डिपेंड करता है कि अपने देश की तरक्की करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है कि नहीं है? तो देश की अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप खुद ही उसके जिम्मेदार है। अगर आप चाहेंगे तो देश की आपका तरक्की होगा। यदि हर व्यक्ति चाहे कार्य करने के लिए तो देश ऑटोमेटिक धीरे धीरे आगे रफ्तार में बढ़ना चाहिए। अब सब कोई बैठल रहेगा कि देश में आगे बढ़े, है कि नहीं है? तो वैसे थोड़ी होता है। तो वही कह रहा है कि जापान के लोगों के पास संसाधन कमी है, लेकिन लोग के वहाँ पर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जागरूकता है, ठीक है? इसीलिए जापान जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है? आगे आएंगे तो आगे समझेंगे। यहाँ देखेंगे तो संसाधनों को वर्गीकरण किया गया, यानी संसाधनों को बांटा गया है। तो पहले देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति माने होता है ना पैदा हुआ है। उत्पत्ति माने भैया क्या होता है? पैदा हुआ है। उत्पत्ति मतलब जैसे आपकी उत्पत्ति हुई, हमारी उत्पत्ति हुई, जीव जंतु की उत्पत्ति हुई, पेड़ पौधे की उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति माने क्या होता है? पैदा हुआ। तो उसको दो भाग में बांटा हुआ है, जैव और अजैव। एक मतलब क्या हुआ? जैव मतलब कोनो उत्पत्ति हुआ होगा तो जिंदा, और अजैव मतलब मरल। सिंपल समझिए, जैसे पेड़ पौधा की भी उत्पत्ति हुई है, पहाड़ों की भी उत्पत्ति हुई है, नदियों की भी उत्पत्ति है, जीव जंतु यानी जानवरों को भी उत्पत्ति हुई है, हम लोगों को इंसानों की भी उत्पत्ति हुई है। तो इसमें जो जिंदा है उसको बोलेंगे जैव, और जो मरल है ओकरा बोलेंगे अजैव। जैसे पहाड़ मरल है, जिंदा तो नहीं है। ऐसे थोड़ी कि पहाड़ उड़ के चलने लगता है, चलो भाई, है कि नहीं? पहाड़ जैसे बढ़ रहा है, ऐसे थोड़ी है। नदियाँ मरी हुई है, लेकिन इसकी भी उत्पत्ति हुई है कि नहीं उत्पत्ति हुई? तो नदियाँ, पहाड़, झील, झरना, पृथ्वी, धरती, मिट्टी, बालू, सीमेंट, जो भी, सीमेंट तो खैर बनाया जाता है, मतलब प्राकृतिक जो भी चीज़ें है, तो वो जो भी चीज़ें है ना, ये सब चीज़ें क्या है? अजैव संसाधन है। मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर ये क्या? अजैव है, यानी मरल है। और वही जैव मतलब जिंदा, जैसे जीव जंतु, जानवर, जीव जंतु में तो सब आ जाएंगे, इंसान, जीव जानवर वगैरह सब, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है? जैव संसाधन। समझ आ गया? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा लिखा है उपयोगिता के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मतलब क्या हुआ? उपयोगिता के आधार पर क्या मतलब है? आप उसका उपयोग कीजिए, किसी भी सामान का उपयोग कीजिए और वो खत्म नहीं हो रहा है, कितना उपयोग कीजिए खत्म नहीं हो रहा, तो क्या है? वो नवीकरणीय है, यानी वो हमेशा नया दिखेगा आपको, हमेशा नया रहेगा। जैसे दिन भर सूरज बैठ के छत पर बैठ के जाकर सूरज को खाते रहिए, शाम को हो जाएगा सूरज खत्म हो गया, है ना? आपको लगा खत्म, फिर से निकल जाएगा, है कि नहीं है? कभी खत्म होगा? समुद्र का पानी जाइए, बाल्टी से उठा के खूब नहाइए, बाल्टी से निकाल फेंकिए, खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। हवा का कीजिए कि मशीन लाइए, हवा को भरते रहिए, हवा खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। तो कुछ ऐसे संसाधन है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, चाहे कितना आप यूज़ कीजिए, चाहे कितना आप ले लीजिए, नहीं खत्म होगा। तो उसको बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन, यानी हमेशा नवीकरणीय रहेगा, हमेशा नया रहेगा। अब अनवीकरणीय यानी पुराना हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा? जैसे पेट्रोल लाए, गाड़ी में डाले, पेट्रोल गाड़ी को फूंक दिए पूरा, मतलब कि चला दिए पूरा, खूब दौड़ाए, खूब गाड़ी घुमाए, अब फिर सजिया का आएंगे तो क्या पेट्रोल उसी तरह रहेगा? खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? कोयला लाए और कबाब सेक लिए तो कोयला उसी तरह रहेगा, खत्म हो गया, है कि नहीं है? तो मतलब क्या है? कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसको यूज कीजिएगा ना तो वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या है?
नवीकरणीय है कि नहीं, समझ आ गया। अब आइए उसके बाद तीसरा क्या लिखा सी में, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब होता है मालिक, स्वामी जी नहीं बोला जाता कि मालिक, स्वामी को मालिक। तो स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में संसाधन को बांटा गया है। एक तो व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अब भैया व्यक्तिगत मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत मतलब होता है उसी व्यक्ति का, मतलब कि हमारा, आपका पर्सनल, मतलब कुछ सामान जैसे होगा आपका पर्सनल होगा, जैसे कि आप अपना पर्सनल साइकिल रखे होंगे, बाइक रखे होंगे, अपना बुक पर्सनल रखे होंगे, कुछ चीज़ें रखे होंगे, जैसे लड़कियां अपना मेकअप सामान रखती हैं पर्सनल, है कि नहीं, जो दूसरे किसी को नहीं देती हैं, है कि नहीं है, या आप अपना सामान रखे होंगे। तो जो आपका पर्सनल चीज़ें हैं वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। जैसे खुद का अपना कोई भी सामान क्या है? संसाधन है जो आपकी यूज में आ रहा है। जब मेकअप सामग्री से लेकर और यातायात के साधन यानी गाड़ी, बाइक, साइकिल से लेकर सारी चीज़ें आपके साधन है। आपका है तो व्यक्तिगत कहलाएगा, और पूरे समुदाय का है तो सामुदायिक कहलाएगा। जैसे स्कूल पूरे समुदाय का है, किसी एक का तो है नहीं। मंदिर किसी एक का तो है नहीं। मस्जिद किसी एक का तो है नहीं। गिरजाघर, शमशान घाट, कब्रिस्तान किसी एक का तो है नहीं। मतलब किसी एक मुसलमान का तो नहीं ना है कब्रिस्तान, सारे मुसलमान जाएंगे, है ना। हिंदू भी जाने के लिए जा सकते हैं, है ना। यूज अपना उनको ज़रूरत है तो यूज नहीं करने के लिए ज़रूरत है तो नहीं, उनकी आस्था अलग अलग है कि नहीं। लेकिन है तो सब किसी का ना, यहाँ जात से कोई मतलब नहीं है। इंसान जैसे मुसलमान है, हिंदू है, सारे लोग सारे तो इंसान ही है। तो ये सारी जगहों के जो नाम बता रहा हूँ ये कि पूरे समुदाय का होता है कि नहीं है। चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, हिंदू समुदाय का हो, क्रिश्चियन समुदाय का हो, या सारे जात धर्म के लोग मिल के हो, है ना। जैसे कि जो सार्वजनिक स्थल होता है, जैसे कि पंचायत भवन होता है कि नहीं, ब्लॉक होता है, ये सब क्या है? सामुदायिक भवन हो गया, मतलब सामुदायिक संसाधन हो गया जो सभी समुदाय उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हो गया राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब हमारे देश का है। जैसे रेलवे किसी का तो है नहीं, मतलब कि ये थोड़े बोलेगा बिहार कि हमारा रेलवे है भैया, चाहे यूपी थोड़े बोलेगा कि हमारा रेलवे है, दिल्ली नहीं बोलेगा हमारा रेलवे, पूरे देश का रेलवे, है ना। एयरलाइंस, एयरपोर्ट, है ना, ये रेलवे स्टेशन, ये सब क्या है? पूरे देश का है कि नहीं। रोड जो है किसी एक का तो है नहीं, पूरे देश का है कि नहीं है। जो भी चीज़ें पूरे देश का होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अब रह गया अंतर्राष्ट्रीय। जैसे दुनिया में समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। 71% तो हम लोग यहाँ पानी है पूरी धरती पर, है कि नहीं, पूरी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर 71% पानी है, तो वो किसका है? कोई देश कहेगा कि क्या अमेरिका बोलेगा कि हमर है, कि इंग्लैंड बोलेगा कि हमर है, कि भारत कहेगा कि नहीं मेरा है? ऐसा थोड़ी है, वो पूरी दुनिया का है। तो वो संसाधन किसका कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पर सारी देश जा रहा है, तो क्या कोई देश कहता है कि हमर चंद्रमा है? ऐसा तो नहीं बोल सकता, है कि नहीं है। तो उस पूरी दुनिया का है। तो जो संसाधन पूरी दुनिया को होता है उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझ आ गया होगा आप सभी को, है कि नहीं है। आगे आइए, आगे समझते हैं। यहाँ लिखा विकास की स्थिति के आधार पर। विकास मतलब हुआ है कोई भी चीज़ों का कितना विकास हुआ है उसको पता कैसे चलता है? पहले लिखा है संभाव्य। जैसे संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पर है। जैसे मान के चलिए किसी को पता चला कि इस ज़मीन के नीचे जो है ना सोना है, या चांदी है, हीरा है ना, या लोहा खनिज तत्व है, कुछ भी है इस धरती के नीचे, ठीक है। लेकिन कितना है नहीं पता है। 1 ट्रक है, 2 ट्रक है, 2 बोरा है, 3 बोरा है, 4 बोरा है ना, कितना है नहीं पता। यानी संभावना व्यक्त लगा रहे हैं कि इसके नीचे है, लेकिन कितना है नहीं पता है हमको, तो उसको बोलेंगे संभाव्य संसाधन, ठीक है। समझ रहे हो? अभी वो विकास के कगार में आ रहा है। दूसरा विकसित संसाधन, यानी जिसका विकास हो चुका है। विकसित संसाधन उसको बोलेंगे जिसके बारे में हम जान चुके हैं, जिसका हम विकास कर चुके हैं, इसके बारे में हमें पता है कि इसके नीचे कितना है, कई किलोग्राम, यानी इसकी मात्रा हमें पता है, तो उसको क्या बोलेंगे भैया? विकसित संसाधन बोलेंगे। तीसरा लिखा है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन मतलब जिसका हम लोग क्या किए लो, जिसका सिंपल समझो कि विकसित संसाधन का ही एडवांस रूप में आ जाएगा। भंडार संसाधन जिसका भंडार पता हो कि इतना रूप में है और जिसको हम लोग अपने सुरक्षित भंडार के रूप में रखे हुए हैं। और संचित संसाधन मतलब होता है कि सेम संचित संसाधन और भंडार संसाधन एक ही बात हो गया। भंडार मतलब कि यहाँ पर संसाधन का भंडार है, और संचित मतलब होता है कि बचा के रखी हुई है, ठीक है। मतलब कि जैसे मान के चलिए कि है ना आपके पास बहुत पैसा है, तो पैसा बोलेगा कि भंडार है। और किसी के पास जो है इमरजेंसी के रूप में भी पैसा रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलेगा कि संचित कोष है या संचित संसाधन है। ये संचित रूप से रखे हैं, बचा के रखे हैं, जमा के रखे हुए हैं ताकि इमरजेंसी में काम आ सके, ठीक है। तो ज़्यादा है भंडार के रूप में, मतलब ज़्यादा संसाधन है तो भंडार हो गया, और उसी संसाधन को आप बचा कर रखे हुए तो संचित कोष हो गया। सिंपली मतलब यही होता है। आगे उसको और डिटेल में एक एक करके पॉइंट समझेंगे। इसी चीज़ों को यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। फिर से इसको देख लेते हैं। संसाधन होता है, संसाधन दो रूप से होता है, एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानवीय संसाधन। मतलब क्या होता है, एक मिनट रुकिए।
मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे पेड़ पौधा जीव जंतु, है ना, इसको तो किसी ने बनाया नहीं, ये तो प्रकृति ने बनाया है कि नहीं है। तो उसी प्राकृतिक संसाधन में बोला है कि नवीकरणीय संसाधन, और नवीकरणीय संसाधनों को किस भाग में बांटा है, देखिए सतत अथवा है ना प्रवाह के रूप में बांटा है। जैसे कि पवन है, जल है, मतलब कि सतत संसाधन है, और प्रवाह मतलब बहते रहता है, प्रवाह मतलब बहते रहता है। और दूसरा इसको बांटा है कि जैव संसाधन में, तो जैव संसाधन क्या भैया, जैव में प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु, ये सारे बता दिया। और नवीकरणीय संसाधन में इसको बांटा है, तो और नवीकरणीय संसाधन के देखिएगा तो दो रूप में बांटा है। एक तो पुनः चक्रीय मतलब होता है कि इसको है ना, पुनः चक्रीय मतलब होता है कि फिर वापस रिसाइकल कर सकते हैं, है ना। पुनः चक्रीय जैसे कि धातु, जैसे मान के चलिए कि धातु लोहा का कोई सामान बना हुआ है, तो लोहा देखते हैं कबाड़ी वाला आता है खरीदने के लिए, क्या आता है खरीदने के लिए बताइए, उसको क्योंकि पुनः चक्रित कर सकता है, मतलब गला के फिर बना देगा, है कि नहीं है। अतः प्लास्टिक खरीदने के लिए देखिए, जो चीज़ें कबाड़ वाला खरीदता है वो क्यों खरीदता है, क्योंकि उसको पुनः दोबारा उसको बनाया जा सकता है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन ये भी है, लेकिन ये मान के चलिए कि आपका चेयर था प्लास्टिक का, टूट गया, ख़त्म हो गया, लेकिन वो ख़त्म हो गया चेयर के रूप में। अब उसको कबाड़ी वाला खरीद के लेके जाएगा, फिर से वापस डाल के फिर दोबारा चेयर बना सकता है, ये कुछ भी बना देगा, ठीक है। तो फिर वो वापस फिर पुनः आ गया, ठीक है, पुनः आ गया। उसकी जो मूल संसाधन था, यानी मूल रूप से था, उसकी में कमी आई, ह्रास हुआ, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसमें बिगड़ा या थोड़ा सा समाप्ति हुई, लेकिन पूरा रूप से वो खत्म नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे भी अनवीकरणीय संसाधन है जिसको पुनः चक्रित किया जा सकता है, जैसे लोहा का छड़ वगैरह है, उसको गला के फिर कुछ बना देगा, है कि नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे है जो कि यूज कर लिए खत्म हो गया, जैसे कोयला जला दिए खत्म हो गया, तो फिर दोबारा थोड़ी है कि उसको मशीन से कोयला बना ही देंगे, नहीं होगा। जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह है तो वो खत्म हो जाता है, तो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चार्ट दी हुआ, इसको एक एक करके वो सारे चार्ट को हम लोग समझ लिए। आगे आते हैं अब एक एक पॉइंट को, जो बातें मैं समझाया हूँ। जैव संसाधन में क्या बोला हूँ, वैसे संसाधन जो जीव मंडल है ना, जिसमें सजीव के लक्षण होता है, वही चीज़ें मैं समझाया ना, जैसे मनुष्य वनस्पति मत्स्य प्राणी समुदाय। अब बताइए इसको मतलब ज़्यादा देर ले बताने की जरूरत है, अब थोड़ा जल्दी चला जाए, क्योंकि मैं इतना डिटेल में इसको समझा दिया, नहीं समझ आ गया आप लोग को, है कि नहीं है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु सिंपल, जैसे चट्टान धातु खनिज, है कि नहीं, ये अजैव हो गया। अब आइए उपयोगिता के आधार पर जो था नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन जो वैसे संसाधन जो हमेशा क्या रहेगा, नवीकृत रहेगा, यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। उसके बाद देखेंगे तो क्या भैया, है ना, जल ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वन एवं प्राणी। अब देखो यहाँ एक समझने वाली बात है, जहाँ समझने वाली बात है मैं समझाऊंगा। नवीकरणीय संसाधन में आ जाता है क्या भैया, ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, जल ऊर्जा, चाहे विद्युत ऊर्जा, है ना, वन एवं प्राणी भी आ जाता है। एक बार क्वेश्चन दिया था, शायद जीएस पेपर में ही दिया हुआ था कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। उसमें था सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और कृषि भी दिया हुआ था, ठीक है। तो कृषि खत्म नहीं होगा एक्चुअली में, ये भी नवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है। ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो होगा कि कृषि। अरे कृषि ये नहीं कर रहा है कि आप अपना पर्सनल कर रहे हैं या किस तरह की कृषि कह रहा है। कृषि मतलब कृषि तो धरती पर होता ही रहेगा, ऐसे तो नहीं है। कृषि खत्म हो जाएगा तो फिर अनाज वगैरह कहाँ से आएगा, तो ये क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया, ठीक है। पुनः मतलब वापस हम लोग करते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ लिखा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन मतलब कि जिसको पुनः चक्रीय नहीं कह सकता, मतलब वापस नहीं आ सकता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। अब सुनो, जीवाश्म ईंधन मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं इसको। देखो असल में होता है क्या ना कि इंसान को जो धरती में दफनाया जाता है ना, या कभी कभार मान के चलो जैसे कि धरती पर ऐसा पढ़ा जाता है कि उल्का पिंड गिरा था, तो जितने भी डायनासोर थे, जितना भी पेड़ पौधा सब धरती के नीचे दब गया, ठीक है। पूरी धरती पर आग लग गया, पूरी तरह से दब के नीचे चला गया। तो जीव जंतुओं को जब धरती के नीचे दब जाते हैं ना, तो हजारों करोड़ों वर्षों के बाद वही गल के क्या हो जाता है, पेट्रोल बन जाते हैं, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ बन जाते हैं। वही गल के गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो प्राकृतिक गैस बन जाते हैं, ठीक है, समझना। और उसी को पाइपों द्वारा हम लोग वापस फिर बाहर निकालते हैं, ठीक है। जब वापस बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तो उसी को साफ साफ करके पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, और उसके बाद जो उसमें से कचरा बचता है उसका भैसलीन बना लिया जाता है, जो मार अनाधुन आप लोग पोतते रहते हैं लोग, है कि नहीं है। तो भैसलीन वही पेट्रोलियम पदार्थ से ही बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, जीव के अंश द्वारा बना, इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और जीवाश्म ईंधन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समझ जाएगा ना। अब स्वामित्व के आधार पर जैसे बोले व्यक्तिगत संसाधन यानी पर्सनल आपका होगा, ठीक है, जैसे कि बाग बगीचा आपका होगा, तालाब होगा, कुआं होगा, आपका बगीचा होगा ना जी, है कि नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे तो सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन को देख लेते हैं कि सामुदायिक संसाधन मतलब पूरे समुदाय का होगा। जैसे देखिए ऑप्शन जो दिया है ना, जैसे में उसको भी रटना जरूरी है। जैसे सामुदायिक संसाधन दिया है, गांव का चरण भूमि जहाँ भैंस गाय चरती है, ये सब तो सबको ले जाकर रहता है। जैसे फील्ड होगा खेलने वाला, है कि नहीं, जैसे गांधी मैदान है पटना का, है कि नहीं, तो सब किसी का है ना। शमशान है जो हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, तालाब हो गया, जैसे कुछ ऐसे तालाब हो गए जो सब किसी को होगा, है कि नहीं। सार्वजनिक पार्क हो गया, है ना। उसके बाद पिकनिक स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर हो गया, ये सारी चीज़ें मैं बता
दिया, ठीक है। अगला आ जाइए, यहाँ समझिए, अब ये यहाँ लिखा है राष्ट्रीय संसाधन, मतलब पूरे देश का संसाधन, वैसे संसाधन जो पूरे देश का संसाधन हो ना, मतलब राष्ट्र के अंतर्गत आता हो, है कि नहीं। अब यहाँ इस साइड में लिखा है बॉक्स में, इसको देखेंगे तो क्या लिखा है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भू खनिज पदार्थ जल संसाधन वन एवं वन्य जीव समुद्री जीव से 200 किलोमीटर के महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि 200 किलोमीटर तक क्षेत्र तक जाएंगे, यानी कि इससे 200 किलोमीटर क्षेत्र तक जाएंगे तो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या कहलाएगा भैया, तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, ठीक है। इसी को आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र भी कहा जाता है, आगे आएगा बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आइए, वैसा संसाधन जो क्या है पूरी दुनिया का है, यानी 200 किलोमीटर के बाद का जो समुद्र बच गया है, समुद्र छोटा तो है नहीं, जैसे मान के चलो यहाँ से हम लोग पैदल गए, यहाँ से नाप ले 200 किलोमीटर तक नाप लिए, 200 किलोमीटर तक तो हो गया कि ये देश के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो समुद्र वो किसका है, तो वो किसका है, अंतर्राष्ट्रीय, किसी का नहीं है वो, है कि नहीं है। यहाँ लिखा है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, क्वेश्चन कई बार पूछता है क्या, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से क्या समझते हैं, तो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो क्षेत्र होता है उसे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी तट रेखा से जो 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना, समझ गया। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहमति के से ही किया जाता है, राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। मतलब कि पूरे मान के चलो कि जो बोले कि अभी जो समुद्र बोले कि सब 200 किलोमीटर तक तो संसाधन हो गया देश का, लेकिन उसके बाद का जो एरिया इस पर अगर कोई चीज़ मिलता है तो वो कौन उसको लेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सहमति से कोई भी देश वहाँ पर अपना खनिज तत्वों को निकाल सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय सहमति से मतलब सारे उसके आसपास के देश अपने में सहमति बनाएंगे, किसको जरूरी है किसको नहीं जरूरी है, कि नहीं, सब मिल के कि हमू लेंगे, है कि नहीं। जैसे रोड पर कभी होता है कि कोई सामान दिखता है तो दो आदमी एक संग देख लिया, दोनों आदमी एक बार मिल के उठाया, तो क्या कीजिएगा, दोनों बांटना पड़ेगा, है कि नहीं है। उसी तरह उसके बाद देखेंगे विकास के स्तर पर 4 भागों में बटा हुआ, जैसे बोले कि संभावित संसाधन, मतलब जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है ना, कि यहाँ पर होने की संभावना है, यानी संभावना जिसकी रहती है, ठीक है, उसको संभावित संसाधन बोलते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज और इसका मतलब हिमालय क्षेत्र में खनिज होने की संभावना है, लेकिन उसको उत्खनन बहुत ही अधिक गहराई होने पर बहुत दुर्गम और महंगा, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय पहाड़ है ना उसके नीचे बहुत सारे खनिज तत्व होंगे, लेकिन अब उसको उतना हिमालय को फोड़ के कौन नीचे जाकर निकालेगा, इतना महंगा पड़ जाएगा कि निकालेंगे जो संसाधन वो मैंने समझिए कि बेकार हो जाएगा, है ना। जितना का बबुआ ना उतना का झुंझुना, कहानी सुने सब वही हल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाइए, उसके बाद लिखा है क्या कि इसी प्रकार राजस्थान में गुजरात के क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सौर ऊर्जा की असीम संभावना, यानी पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है किस क्षेत्रों में है, तो गुजरात और राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि वहाँ हवा जो है तेज चलती है, तो पवन ऊर्जा के लिए, और सौर ऊर्जा मतलब क्या है, वहाँ सूरज की रोशनी गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो उस एरिया में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये दो संसाधनों का वहाँ पर विकास किया जा सकता है, किधर में, है ना, तो राजस्थान में और गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ लिखा है गुजरात का भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा सौर ऊर्जा का बड़े स्तर पर, मतलब सौर ऊर्जा संयंत्र जो लगाया जा रहा है गुजरात के किस क्षेत्र में, तो गुजरात के भुज में लगाया जा रहा है, ठीक है। यानी सौर ऊर्जा मतलब होता है सोलर सिस्टम, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में सोलर सिस्टम लिखा हुआ था, वही मैं नोट डाउन यहाँ कर दिया हूँ। यहाँ देखिए विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिसकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित हो चुकी है। अभी बोला विकसित संसाधन मतलब जिसकी मात्रा मालूम है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ एनसीईआरटी में जब मैंने ढूंढा तो उसमें क्या मिला, 12 नॉटिकल मील के बराबर मिला था, 22.2 किलोमीटर मिला, ठीक है। यानी 12 नॉटिकल मील, एन मतलब होता है नॉटिकल मील, और नॉटिकल मील मतलब क्या होता है कि समुद्र की दूरी ना पाए। जैसे सिंपल समझिए, कपड़ा खरीदते हो तो क्या करते हैं, किलो पर दीजिए कि 1 किलो कपड़ा दीजिए, क्या बोलते हैं, मीटर दीजिए, 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर जितना भी होगा, है कि नहीं है। उसी तरह सामान खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं किलो पर दीजिए, दूध वगैरह तेल वाला समझ लेते हैं लीटर पर लेते हैं। उसी तरह आप रोड पर चलते हैं तो किलोमीटर नापते हैं कि 10 किलोमीटर चले गए। उसी तरह समुद्र में जब चला जाता है ना, चाहे स्टीमर से जाइए, जहाज से जाइए, कुछ भी जाइए, तो उसकी दूरिया का नापा जाता है नॉटिकल मील में, मतलब उसका स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं एनएम यानी नॉटिकल मील। अब नॉटिकल मील में और किलोमीटर में क्या अंतर होता है, तो लगभग याद रखिएगा 1 नॉटिकल मील बराबर हो जाता है 1.8 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। कितना होता है भैया, 1.8 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 1.8 किलोमीटर, मतलब लगभग 2 किलोमीटर के पास में पहुंच गया, ठीक है। तो 12 नॉटिकल मील है तो 2 किलोमीटर लगभग है, तो 12 दूना 24 किलोमीटर सीधे सीधे दिख रहा है, तो उसी के आसपास है कि 22.2 किलोमीटर, यानी 12 नॉटिकल मील बराबर होता है 22.2 किलोमीटर, और 1 नॉटिकल मील बराबर कितना हो गया, 1.876 समथिंग होता है, 1.876 आई थिंक किलोमीटर होता है ना, ये 1 नॉटिकल मील इक्वल टू, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। वही चीज़ करा। अब एक और चीज़ लिखा हुआ था उसमें, भारत हिंद महासागर में 200 नॉटिकल मील के बाद भी मैग्नीज का खनन कर सकता। अब इसको देखो बहुत जल्दी जल्दी लिखा हूँ, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग खराब दिख रहा होगा, एक नहीं, तो राइटिंग से बात मतलब नहीं रखना है, मैं चीज़ें पढ़ के सुना दूंगा, है ना।
कंटेंट पे ध्यान रखिए, ना किस तरह पढ़ा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसमें किसी भी तरह का शिकायत होगा बेधड़क बोलिएगा, आपका भाई जो है फिर से सुधारने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, उसमें बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेगा। और बेहतर लग रहा होगा तो एक बार थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ठीक है, ठीक से पढ़ा रहे हैं, उससे पता चलेगा कि हाँ ठीक है अच्छा से पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है। तो जो भी हो आप एक बार बोल दीजिएगा, है कि नहीं। सजेशन देना होगा तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के अपना आप लोग बता दीजिएगा, लो सजेशन भी दे दूँगा। या आप लोग को लगेगा कि ठीक पढ़ा रहा हो तो वही बोल दीजिएगा कि हाँ ठीक पढ़ा रहा है, ठीक पढ़ा रहे हैं, आप जो भी आपको बोलना होगा बोल दीजिएगा, ठीक है। तो कम से कम कमेंट करते रहेंगे तो उससे पता चलते रहता है, ठीक है। तो आप लोग क्लास देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखता हूँ कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्लास देखते रहते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो कमेंट कीजिए, थोड़ा कमेंट करने से थोड़ा पता चलते रहता है कि नहीं है। और जो भी आपकी बातें रहती है कि ये पढ़ा दीजिए, वो सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, सारे सब्जेक्ट को भाई मेरे पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिए मुझे, इसलिए क्योंकि जिस चीज़ों को मैं पहले से प्लानिंग करके बैठा हुआ था, इस चीज़ों को बेहतर तरीका से पढ़ाने के लिए, उसको छोड़ दूंगा अधूरे में तो फिर मज़ा किस बात की। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समय दीजिएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं, ठीक है। तो वही जो नॉटिकल मिल की बात कर रहे थे, वो नॉटिकल मिल आपको समझ आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। यहाँ लिखा भंडार संसाधन, ठीक है। भंडार संसाधन जैसे कि मैंने बताया कि भंडार के रूप में सुरक्षित रखा गया, ठीक है। और यहाँ लिखा ऐसे संसाधन जिसे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, मानवीय आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए उसको पूर्ति के सक्षम है, उसको उपयोगिता हेतु प्रौद्योगिकी के अभाव में केवल उसको भंडार के रूप में ही रखा गया। मतलब उसको अभी भंडार के रूप में रखा गया, उसका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत सारे वहाँ टेक्नोलॉजी जो है नहीं पहुँची है, मशीन वहाँ नहीं लगाया गया है कि नहीं। जैसे जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ये हमें पता है, ठीक है। और इसके ऊर्जा को उपयोग हम लोग जानते हैं कि इसका अगर ऊर्जा को उपयोग कुछ ऐसा मशीन बना लिया जाए जिससे एनर्जी इससे लिया जाए तो असीम इसकी एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, है कि नहीं। आगे ये संचित को संसाधन, वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन का ही भाग है। मैं बोला ना भंडार का ही भाग है संचित, ठीक है ना। उपलब्ध तकनीक के आधार पर इसका प्रयोग में लाया जा सकता है। तत्काल के प्रयोग में इसको मतलब तत्काल प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, इसको संचित रूप से रखा गया है। मशीन उस तरह का आएगा तो इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। भविष्य के लिए यह एक पूंजी है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा संसाधन जो है भविष्य के रूप में पूंजी के रूप में है, तो संचित को संसाधन जो है भविष्य में पूंजी के रूप में रखा है, ठीक है। जैसे नदियों का जल भविष्य में जल विद्युत उत्पादन करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, जैसे अभी भी तो उत्पादन किया जाता है लेकिन बहुत से क्षेत्रों में अभी नहीं किया जा रहा है, चाहे तो हर जगह किया जा सकता है कि नहीं, बांध बनाकर वगैरह का, ठीक है। आगे देखेंगे तो संसाधन का नियोजन। देखो नियोजन मतलब होता है प्लानिंग बोलते हैं, संसाधन नियोजन मतलब होता है प्लानिंग करना। तो संसाधनों का नियोजन, अब संसाधन का प्लानिंग करना क्यों जरूरी है भैया? इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जो एक समय के साथ खत्म हो जाएंगे। अगर हम लोग प्लानिंग के साथ उसको यूज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग तो यूज कर लेंगे लेकिन हम लोग के आने वाली जो आगे वाली पीढ़ी है वो मुँह ताकेगा बैठ के, है कि नहीं है। वो खाली कहानी सुनेगा कि हाँ ऐसा सामान होता था। जैसे मान के चलिए पेट्रोलियम खत्म हो जाए, अब आने वाला भविष्य जो है सिर्फ बैटरी से चलने लगे, इलेक्ट्रिक से चलने लगे, है कि नहीं। कुछ ऐसा है जैसे कि अब बैटरी वाला आ ही गया है, इलेक्ट्रिक वाला आ ही गया है, गाड़ी आ गया, 4 व्हीलर आ गया, बस भी आ गया जो बैटरीज वगैरह से चल रहा है कि नहीं। तो आने वाले भविष्य में पेट्रोल खत्म हो जाए तो आने वाला पीढ़ी जो है वो सुनेगा कि पेट्रोल से पहले गाड़ी चलता था, डीजल से गाड़ी चलता था, कहेगा कि ले भाई कैसन गाड़ी था, है कि नहीं है। जैसे हम लोग सोचते लोग कि कोयला से चलता था पहले ट्रेन, कोयला से गाड़ी चला जाता था स्वर ना, तो हम लोग के भी लिए वो क्या था। अभी हम लोग सुनते लो तो क्या लगता है कि वो चीज़ें कैसे चलता होगा, है कि नहीं। उसी तरह आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह होगा। तो संसाधनों का इस तरह उपयोग कीजिए कि बचा रहे, कि आने वाली पीढ़ी उसको देख सके, समझ सके क्या चीज़ है। वरना कुछ ऐसा चीज़ है जो समाप्त हो जाएगा और उसकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाएगी, नेसेसरी पड़ जाएगी, जरूरत पड़ जाएगी, तो आने वाली पीढ़ी हम लोग गरीबों करेगा कैसे यूज किया लो, है कि नहीं है। तो संसाधन को प्लानिंग से सोच समझ के यूज करना संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है संसाधनों का विवेकपूर्ण, मतलब कि विवेक मतलब होता है बुद्धि से, दोहन हेतु, दोहन मतलब यूज करने, मतलब स्वरमान रणनीति तैयार कर संसाधन नियोजन के प्रथम प्राथमिकता है। रणनीति मतलब प्लानिंग के साथ संसाधन का दोहन कीजिए, यूज कीजिए विवेकपूर्ण बुद्धि से, तब जाके आपका संसाधन ये नियोजन कहलाएगा। अब कह रहा है किसी संसाधन नियोजन किसी देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है भैया। क्यों जरूरी है, नहीं है कि नहीं। अब आपके घर में मान के चलिए कि पानी का टंकी लगा हुआ है, अब नल खोल के छोड़ दीजिए, है ना। आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो नल का छोड़ दीजिए। अब बार बार भरिए, बार बार खोल दीजिए, बार बार भरिए, बार बार खोल दीजिए, तो ये संसाधन का बर्बादी है ना हो रहा है कि नहीं। तो भारत जैसे बड़े देश के लिए ये और भी जरूरी है, ठीक है। जहाँ संसाधन की उपलब्धता अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या हम लोग पास है, ढेर लोग हैं। मतलब कई ऐसे प्रदेश है जहाँ संसाधन संपन्न है, लेकिन कई ऐसे प्रदेश है जहाँ संसाधन दृष्टि से बहुत ही कम है कि नहीं। जब मतलब कुछ ऐसे देश राज्य हैं, जगह है, मतलब प्रदेश है भारत के अंदर जहाँ संसाधन की कमी है, कहीं के ज़्यादा है। और कुछ ऐसे ही प्रदेश है जहाँ एक प्रकार के संसाधन का प्रचुर भंडार है और कोई दूसरे जगह संसाधन जो है संसाधन के मामला में गरीब है। जैसे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बढ़ रहा हूँ, झारखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये क्या है कि ये
आदि जो प्रदेश है ये क्या है, खनिज और कोयला के मामला में प्रचुर मात्रा में। और ये क्वेश्चन पूछता है कि खनिज कोयला जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मतलब किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो याद रखिए कोयला जो प्रचुर मात्रा में झारखंड में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खूब पाया जाता है, ठीक है। बिहार में चूना पत्थर, ये देखिए यही क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए VBI, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कैसे, है ना, कैसे, ध्यान से देखिए। पूछा था कि पाराइट जो है इनमें से निम्न में से कहाँ पाया जाता है। तो बिहार में देखो चूना पत्थर की भी प्रधानता है और पाराइट जैसे खनिजों में धनी है, दिख रहा है बिहार। तो क्वेश्चन पूछा था कि शायद निम्न में से किस खनिजों में बिहार का एक अधिकार है, या पाराइट जो है निम्न में से किस जगह पाया जाता है, शायद इसी तरह क्वेश्चन था। मैं एनालिसिस किया था तो उसको मैं वीडियो बनाया था, उस आप सभी देखे होंगे। तो उसमें क्या था, पाराइट आंसर हो रहा था या बिहार आंसर, वही जो है मतलब बिहार और पाराइट के बारे में दिया था। याद रखिएगा बिहार में चूना पत्थर और पाराइट के मामले में धनिक है, ठीक है। धनिक मतलब है ढेर सारा एक राय। अरुणाचल प्रदेश में क्या है भैया, जल संसाधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों के कारण इसका विकास नहीं हो रहा। मतलब कतिपय मतलब होता है कई कारणों से इसका विकास नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में। उसके बाद देखेंगे तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा का प्रचुर मात्रा है, जो पीछे देखे राजस्थान और गुजरात में, परंतु जल संसाधन की दृष्टि से बहुत ही गरीब है। मतलब राजस्थान गुजरात में तो पवन ऊर्जा के असीम संभावना है या सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, लेकिन जल के मामले में गरीब है, जल के मामले में बहुत पीछे है राजस्थान, ठीक है। उसी तरह देखेंगे तो लद्दाख जैसे क्षेत्र में शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल मतलब क्या होता है, देखो मरुस्थल मतलब होता है मरा हुआ स्थल, और वो ठंडा के मारे मर गया है, मतलब खाली बर्फे है, वहाँ कोई फसल नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे शीत मरुस्थल। और गर्म मरुस्थल कौन सा जाता है, जो रेगिस्तान है, बालू है, यानी गर्मी कारण मर गया, मतलब मर गया जमीन तो मरुस्थल। ठंडक के मारे मरा है तो शीत मरुस्थल, और गर्मी के मारे मरा है तो गर्म मरुस्थल, है कि नहीं है। बस अंतर यही रहता है। अब कह रहा वही कि लद्दाख में जो है शीत मरुस्थल है, ये मुख्य रूप से अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विकास में धनी है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा जगह जो है सांस्कृतिक विकास के रूप में धनी है, तो वो जाएगा लद्दाख, है कि नहीं है। यहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज मौलिक अवसंरचनाएं बहुत ही कमी, राष्ट्रीय प्रांतीय एवं अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों का समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन अनिवार्य है। तो ये चीज़ें जो डाटा लिखा हुआ ना, इसको इस डाटा को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर आप बोलिएगा PDF, तो PDF हम क्या करेंगे, इसको अपने टेलीग्राम पर जो है आप ICP के लोगों के सपोर्ट से टेलीग्राम जो बनाया हूँ 2 दिन पहले, ठीक है। तो उस टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक कोशिश करूँगा दे देने के लिए। ऐसे आप सर्च कीजिएगा A बड़ा बाकी ALAM आलम सर, ठीक है। उसके बाद 555 तो आ जाएगा, ठीक है, सर ना। तो आ जाएगा ये मेरा टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे PDF को अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप जाके फिर से दोबारा इसको देख लीजिएगा, जहाँ भी अगर दिक्कत होगा, ठीक है। अब ये संसाधन का नियोजन, वही संसाधनों का नियोजन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया, मतलब प्लानिंग के साथ यूज करने की जटिल प्रक्रिया। पहला लिखा है कि संसाधन नियोजन के लिए कि सोपानों को निम्नलिखित रूप में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। पहले क्या, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करें और उसका सर्वेक्षण करना चाहिए, है ना। मतलब अलग अलग जगह पता कीजिए किन की जगह पर किस तरह का संसाधन पा रहा है, उसका सर्वेक्षण कीजिए। उसके बाद देखेंगे दूसरा लिखा है, सर्वेक्षण के उपरांत मानचित्र तैयार कीजिए और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर उसका मापन और अवलोकन कीजिए। मतलब कि किस संसाधनों में कितना गुण है, किस तरह सबको उसको बांटिए, ठीक है। उसके बाद संसाधन विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रौद्योगिकी कौशल और संसाधन नियोजन के लिए तैयार कीजिए। मतलब कि अब संसाधन को यूज करना है तो बड़े बड़े मशीनों उद्योग धंधों का उसका आप विकास कीजिए उसका, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहिए, यानी पूरे देश के में जो संसाधन है उसको उसके बीच में क्या होना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, किस तरह उसका यूज किया जा सके, ठीक है। अब लिखा है ज्ञात कीजिए कि बिहार राज्य में सामूहिक भागीदारी की सहायता के आसपास में संसाधन विकास में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये करंट अफेयर के सेशन में आ जाएगा। जब करंट अफेयर उसको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा बिहार में बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है, जो संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए या हम लोग के लिए यूज के लिए संसाधन का वहाँ पर मशीनें चलाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास कर रहा है संसाधनों को मतलब और विकास करने के लिए। किसी भी इकाई में संसाधनों का एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संसाधनों को वांछित परिवर्तन केवल संसाधनों को उपलब्धता ही विकास संभव नहीं है। मतलब सिर्फ संसाधन हमें पता चल जाए कि कहाँ है तब उसका विकास इस तरह से नहीं हो सकता। संसाधन का सही तरह से यूज कीजिएगा तब जाकर उसका विकास होगा, ठीक है। आज हमारे देश में ऐसे राज्य है जहाँ संसाधन की प्रचुर मात्रा के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य है, उनकी पिछड़े राज्य में उनकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे राज्य है जहाँ संसाधन के अभाव है फिर भी वो आगे है। वही कहानी हो गया जापान वाला है ना। उसके बाद देखेंगे संसाधन का संरक्षण। अब संसाधन का संरक्षण मतलब क्या होता है, संसाधनों का बचाव करना है कि नहीं, जो कि कहानी में सुना दिया क्यों बचाना जरूरी है। संसाधनों को नियोजित और विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब यहाँ देखिएगा तो महात्मा गांधी का एक कोट है। महात्मा गांधी का मतलब कि
एक स्टेटमेंट है उसके बारे में सोचते हैं, है ना। महात्मा गांधी बोले कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। इसका मतलब क्या, मतलब कि इतना संसाधन हमारे पास है कि हम लोग उसका यूज आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इतना भी संसाधन नहीं है कि उसको क्या कीजिए कि आप लोग मैंने खूब सारा रख सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। मतलब क्या है कि संसाधन है लेकिन उस संसाधन का विवेकपूर्ण ढंग से सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना उसको अपने पास जोगा कर रख लेंगे, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि है ना उतना भी संसाधन नहीं है कि आप उतना मतलब आप अपने पास रख ले, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको निकाल के अपने पास भी रख ले और पूरी दुनिया में भेज दें, इतना भी संसाधन हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब यह नर्मदा मेधा पाटेकर जो था वो नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़े हुए थे। ये कई बार क्वेश्चन आता भी है और एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पूछ चुका है और ये इसीलिए मैं बोल रहा था ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब क्वेश्चन पूछेगा नर्मदा बचाओ अभियान से कौन जुड़े हुए थे, तो मेधा पाटेकर। कौन जुड़े थे भैया, तो मेधा पाटेकर जुड़े थे। और सुंदरलाल बहुगुणा किससे जुड़े हुए थे, तो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद संदीप पांडे किससे जुड़े हुए थे, तो वर्षा जल संचयन से जुड़े हुए थे। तो संदीप पांडे का नाम जैसे आएगा तो ये वर्षा जल संचयन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये एक एनजीओ भी चलाते थे ना, जिसके तहत राजस्थान में बहुत सारे जगहों पर ना ये तालाब छोटे छोटे, उसके बाद छतों पर पानी जमा करने के लिए बहुत सारी चीज उसको उस पर कोशिश किए थे, ठीक है। तो मेधा पाटेकर जो जुड़े हुए हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए हैं चिपको आंदोलन से और संदीप पांडे जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े, वर्षा जल संचयन से, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते आगे समझते हैं, है ना। यहाँ देखेंगे तो गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। मतलब गांधी जी बोलते थे कि मशीनों से उत्पादन संसाधनों को नहीं करो, हाथों से करो, इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो गांधी जी अपने समय की बात करते उस समय, लेकिन आज के समय वो संभव नहीं है। मशीन से क्या मतलब, मशीन से ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी रोजगार मिलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं कि मानव तकनीक शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब क्या है, शोषणात्मक तरीके से दोहन कर रहा है। शोषणात्मक तरीके मतलब क्या है, उसको शोषण कर रहा है, यानी संसाधन को लूट ले रहे हैं, बर्बाद करते रहे, तो ये क्या है, एक डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहलाएगा, ठीक है। समझिए ना। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है संसाधन का संरक्षण हेतु ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत, इसको ध्यान से पढ़िएगा। संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ कि बहुत सारे सम्मेलन हुए, जिसमें सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम, ठीक है। कब हुआ भैया, तो क्वेश्चन पूछेगा। क्लब ऑफ रोम की स्थापना 1968 में सबसे पहले, ठीक है। क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की। उसके बाद 1900 देखेंगे तो 72 विश्व शिखर सम्मेलन, सीक्वेंस है ये। 68 में क्लब ऑफ रोम, है ना। उसके बाद से देखेंगे तो 72 में विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है। कहाँ हुआ भैया, तो स्कॉटहोम में, ठीक है, विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो याद रखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्कॉटहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया हुआ था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने के लिए ये बात रखा गया। तो आपसे पता है कि 5 जून को पर्यावरण मतलब डे मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है कि नहीं, 22 मार्च जल दिवस मनाया जाता है। उसी के साथ ये क्या बोलते हैं ना, ये 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार मैं अलग करा दूंगा, है ना, उसमें सारी चीज़ें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्कॉटहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ भैया, 1972 में हुआ, ठीक है। उसके बाद आदि 1974 में, 74 में क्या हो रहा है, सुमशेर की पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्माइल इज ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखा गया था, सुमशेर की पुस्तक है, ठीक है। तो सुमशेर की पुस्तक जो है स्माइल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचारों को उसमें रखा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस पुस्तक में गांधी जी के विचारों को प्रकाशित किया गया, तो स्माइल इज ब्यूटीफुल किसने लिखा है, तो सुमशेर ने लिखा है। कब लिखा है, तो 1974 में लिखा है, ठीक है। 1972 में क्या हुआ था, तो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, स्कॉटहोम में। 1968 में क्या है, तो क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। किसकी वकालत की थी, तो संसाधनों को संरक्षण करने के लिए। कहानी समझ आए। उसके बाद आइए तो ब्रटलैंड आयोग द्वारा, अब ब्रटलैंड आयोग कब बन रहा है भैया, इसकी स्थापना कब हो रही है, तो 1987 में संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत पर दृष्टि खोली, ठीक है। तो ब्रटलैंड जो आयोग है ये किससे संबंधित है, संसाधन संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा ब्रटलैंड किससे संबंधित है, संसाधन संरक्षण ने। कब इसकी प्रस्तुति हो रही है, तो 1987 में हो रही है, ठीक है। आगे जी, है ना। उसके बाद देखेंगे तो उसके साथ साथ संसाधन संरक्षण में बल दिया गया और इसका रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, ठीक है, यानी आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना, उस ये शीर्षक रहा। उसके बाद देखेंगे तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ प्रथम। उसके बाद से देखेंगे तो 97 में न्यूयॉर्क में हुआ। उसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ। ये इसलिए बता रहा हूँ ऐसे क्योंकि आगे दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ, अगले जस्ट पेज में दिया हुआ है, उसके बारे में वहाँ पर डिटेल समझा जाएगा, ठीक है। आगे जी, यहाँ एक लिखा हुआ संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है, मतलब संसाधन हमारे लिए एक तरह से क्या है, गिफ्ट के रूप में जो प्रकृति से हमें मिलता है नेचुरल रूप से, ठीक है। आगे जी,
यहाँ लिखा है संसाधन का केंद्रीकरण। खास लोगों के हाथों में जब संसाधन दे दिया जाता है तो बोला जाएगा संसाधन केंद्रीकरण। देखो केंद्रीकरण मतलब होता है कि मतलब संसाधन एक बीच में आ गया, ठीक है ना। संसाधन किसी खास आदमी के हाथों में है ना आने से समाज को क्या होता है कि समाज, जैसे अभी क्या हो रहा है कि बड़े बड़े संसाधन जैसे कि रेलवे दे दिया गया किसी एक आदमी के हाथ में, एयरलाइंस दे दिया गया है, सारी चीज़ें धीरे धीरे किसी खास व्यक्ति के हाथों में सौंपा जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, एक ये निजी व्यक्ति के हाथ में जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो केंद्रीकृत होते जा रहा है, ठीक है। आगे जी, संसाधन केंद्रीकृत होता जा रहा है। इससे क्या होगा, देखो किताबों में भी लिखा है, इससे बहुत सारा समस्याओं देखने के लिए मिलेगा। अब जो भी समस्या हो आगे जी। अब ये संसाधन का जो है संकट पैदा होता है तो भूतापीय वर्षा, ओजोन छाया, ये सारी चीज़ होती है। ओजोन परत का याद रखिएगा कि जो हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल जो है पढ़ा चुका हूँ 7वां क्लास में, 5 वायुमंडल है जिसमें क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में है एक लेयर जिसको बोला जाता है ओजोन परत का लेयर, ठीक है। आगे आते आगे समझते हैं। अब यहाँ लिखा है सतत विकास। सतत विकास मतलब होता है ना सोच समझ के विकास करना, इसी अवधारणा को, इसी सोच को सतत विकास कहा जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर जो डेटे में बोल रहा था कि जो कब पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो जो 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तीनों पृथ्वी सम्मेलन के बारे में समझेंगे, और एक कार्बन सम्मेलन हुआ जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, उसके बारे में समझेंगे। पहला पृथ्वी सम्मेलन, इसको पूरा रट लीजिएगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992, पहला 92, और 5 साल बाद 97, फिर 5 साल बाद 2002, ठीक है। तो पहला हो रहा है 1992, 3 से 14 जून, याद रखिएगा 3 से 14 जून, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में पहला कहाँ हुआ, रियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ भैया, तो ब्राज़ील में है जगह, ठीक है। जगह का नाम है रियो डी जेनेरियो। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ 3 से 14 जून 1992 में, ठीक है। 178 प्रतिनिधि उसमें भाग लिए, ठीक है। कितना भाग लिए भैया, 178। और क्वेश्चन पूछता है इस पर किस पर चर्चा किया गया, तो इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता और कार्यक्रम 21 पर चर्चा किया गया, ठीक है। रियो घोषणा पत्र एक बनाया गया, ठीक है। तो कार्यक्रम 21 किया है, इसी को एजेंडा 21 भी कहा जाता है, यहाँ दिया हुआ कार्यक्रम 21, ठीक है। पहले फिर से समझिए, 3 से 14 जून हुआ, कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 और रियो घोषणा पत्र, ये सारी चीज़ों पर उसमें चर्चा की गई, बात की गई। अब कार्यक्रम 21 यानी एजेंडा 21, संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण और विकास यानी यूनिसेफ जो है रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन में जो हुआ उसमें 800 पन्ना का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, है ना। ये घोषणा पत्र तैयार किया गया, ठीक है। 800 पन्ने का घोषणा पत्र तैयार हुआ, और इसे सतत मतलब जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रमों पर बात किया गया। 21 कार्यक्रम को स्वीकृति हुई, ठीक है। इसलिए इसको एजेंडा 21 कहा जाता है, ठीक है, समझा गया। जिसमें उसके बाद विश्व पर्यावरण कोष की भी स्थापना हुई। तो क्वेश्चन पूछता है विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किस पृथ्वी सम्मेलन के बाद हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में हुआ, ब्राज़ील में हुआ, जो है ब्राज़ील में हुआ 3 से 14 जून 1992, याद रखिएगा, ठीक है। उसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा किया, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर वन संरक्षण से लेकर संसाधन संरक्षण से लेकर अलग अलग विषयों पर बातें हुई, ठीक है। एजेंडा 21 भी उसी का हिस्सा रहा, है ना। एजेंडा 21 में क्या हुआ कि विश्व पर्यावरण कोष मतलब विश्व पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अब बैंक बनाया गया। बैंक मतलब क्या कि वहाँ पैसे जमा करेंगे, है ना, एक फंड बनाया गया, सिंपल समझो कि फंड तैयार किया गया, ठीक है। उसी को बोला जाता है विश्व पर्यावरण कोष। अब दूसरा सम्मेलन कब हो रहा है भैया, ये भी जून में हो रहा है, लेकिन ये 23 से 27 जून हो रहा है। कहाँ हो रहा है, तो न्यूयॉर्क में। प्रथम सम्मेलन के 5 वर्ष बाद, इसीलिए इसको बोला जाएगा +5 आंदोलन का सम्मेलन कहा गया। तो +5 सम्मेलन किसे कहते हैं, तो दूसरे पृथ्वी सम्मेलन को बोलते हैं, जो कि 23 जून से 27 जून के बीच में हुआ। कहाँ हुआ भैया, तो न्यूयॉर्क में हुआ, ठीक है। उसके बाद आइए उसी के बीच में 1997 में ही 1997 में ही क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल जो हो रहा है क्योटो सम्मेलन, ये कहाँ हो रहा है, क्योटो में हो रहा है। क्योटो कहाँ भैया, तो जापान में है, ठीक है। ये कब हो रहा है, दिसंबर में। ये जून में हुआ और उसके बाद दिसंबर में हो रहा है। क्या पृथ्वी के अब ये पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रहा है। क्यों गर्मी बढ़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी के गर्म गैसों के कारण पृथ्वी गर्म हो रहा है। और क्यों गर्म गैस इतना बढ़ रहा है, तो पृथ्वी पर कूड़ा कचरा ज़्यादा फेंकने से, प्रदूषण बढ़ाने से, कलकरखानों से निकलने वाले धुआं से ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे मतलब बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि जापान में क्योटो एक जगह है, वहाँ पर सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 159 देशों ने भाग लिया, जिसमें 6 गैस जो गर्मी बढ़ा रहा है, CO2, मीथेन, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद HFC है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद से यहाँ पर देखें तो फ्लोरोकार्बन और सल्फर है ना, यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये 6 गैस है। इस 6 गैस का नाम याद रखिएगा, CO2, मीथेन, N2O, HFC फ्लोरोकार्बन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रिज में रहता है, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ये 6 गैस पर जो है क्या किया गया है ना, इसको प्रतिबंधित करने की बात कहा गया कि बोला गया कि इसका कम से कम यूज किए, यही जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मतलब यही गैस की वजह से गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ये 6 गैस को मैं VBI लिख कर रखा हूँ, आप लोगों को 6 गैस याद रखना, क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार निम्न में से कौन से गैस है, और ये 6 गैस में से 3 को नाम दे देगा, और नहीं याद रहेगा तो आप गड़बड़ कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा। और ये साइंस
साइंस में आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन उठाता है, साइंस में दे देता है। ठीक है, सोचा क्या ना, आगे आ जाइए। उसके बाद देखेंगे तो यूरोपीय जो संघ है वो ग्रीन हाउस के मुद्दे पर बात किया और बोला कि 8% जो हम लोग कम करेंगे लोग कार्बन का उत्सर्जन, और अमेरिका बोला कि भैया हम जो है 7% करेंगे। जापान बोला कि हम 6% कटौती करेंगे। ठीक है, मतलब कटौती मतलब क्या, जो हम लोग यूज कर रहे हैं कार्बन का दुनिया भर का फैक्ट्री और मशीनों से, उसमें कटौती करेंगे, कोशिश करेंगे धुआं उतना धुआं नहीं निकले। ठीक है, उसके बाद से है ना, इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। मतलब 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हो। अब बताओ, ये क्वेश्चन दे देगा कि मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। उसी का विस्तृत रूप कहा गया इसको क्योटो सम्मेलन को, 1997 वाला को, यानी 10 साल बाद हुआ है ना ये क्योटो सम्मेलन। तो मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन जो हुआ था 1987 में, उसमें भी इसी मुद्दे पर चर्चा की गई, तो उसी का ये विस्तृत रूप हो गया, मतलब उसी का बड़का ये सम्मेलन हो गया। ठीक है, अब तीसरा सम्मेलन आता है। पहला कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, और जगह कहाँ था, तो ब्राज़ील में था। ठीक है, 3 से 14 जून के बीच में हुआ था, जिसमें विभिन्न मुद्दों बात किया था। एजेंडा 21 भी उसमें था, और उसके बाद से जो विश्व पर्यावरण कोष भी बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद से दूसरा सम्मेलन जो हुआ कब हुआ, तो 92 के बाद 97 में हुआ, जो 23 से 27 जून के बीच में हुआ था। जस्ट हम लोग देख लो। ठीक है, दूसरा सम्मेलन, उस सम्मेलन में क्या हुआ था, +5 उस सम्मेलन कहा जाता। और उसके बाद जस्ट क्योटो सम्मेलन हुआ, जिस क्योटो सम्मेलन जो है जापान के क्योटो शहर में हुआ। ठीक है, इसीलिए इसको क्योटो सम्मेलन बोलते हैं। और इसमें 159 लोगों ने भाग लिया, मतलब देशों ने भाग लिया। ठीक है, 6 गैसों पर रोक लगा दिया। कौन से गैस, CO2, मीथेन, N2O, HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको सिर्फ फ्लोरोकार्बन लिखा है, और सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये 6 गैसों पर रोक लगा दिया है, ताकि ये गैस जो है गर्मी बढ़ाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है। ठीक है, और बहुत सारे देश बोले, जैसे अमेरिका बोला कि 8% कम कर लेंगे, ये यूरोपीय देश बोले कि 8%, और उसके बाद अमेरिका बोला 7%, और जापान बोला कि 6% हम जो है अपने कार्बन उत्पादन में कमी लाएंगे। मॉन्ट्रियल समझौता जो हुआ था 1987 में हुआ था, उसी मॉन्ट्रियल समझौता का ही बड़ा का भाई था ये क्योटो सम्मेलन। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो तृतीय सम्मेलन जो है, तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है, वो पहले के सम्मेलन से 10 वर्ष बाद, यानी कि 92 से 10 साल बाद 2002 में हो रहा है। ठीक है, ये 26 अगस्त से, देखो पहला हुआ था जून में 3 से 14, दूसरा हुआ था जून में ही 23 से 27, और ये चले गया जून के बाद एक बार अगस्त में, 26 अगस्त लेकर 4 सितंबर तक 2002 में जोहान्सबर्ग हुआ था। पहला हुआ था रियो डी जेनेरो में, दूसरा हुआ न्यूयॉर्क में, तीसरा हुआ जोहान्सबर्ग में, याद रखिएगा। ठीक है, इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार की, मतलब 150 धारा बना। तो पूछेगा कि पर्यावरण संबंधित 150 धाराएं किस सम्मेलन में बनाया गया था, पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में बनाया गया था। ठीक है, उसको देखेंगे तो इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो कितने प्रतिनिधि आए थे, 2000 प्रतिनिधि जो है आए थे, भाग लिए थे। ठीक है, अब आ गया भाई फाइनली हम लोग आ गया क्वेश्चन आंसर, और चीज़ों को कितना डिटेल से समझे लो। अब बताइए कि किसी भी चीज़ की कमी रही तो एक बार बेधड़क आप क्वेश्चन कमेंट कर बताइएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा, कि इसलिए कमेंट कीजिएगा कि उससे पता चलता रहता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। लिखा हुआ पहला, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला खत्म होगा कि नहीं खत्म हो जाएगा, तो अनविकरणीय बोलेंगे, है कि नहीं है। बाकी सारा तो होगा नहीं, जैव तो हो नहीं सकता, अजय हो नहीं सकता, है कि नहीं। मरल जिंदा मतलब अजय हो सकता है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि अनविकरणीय ज़्यादा बेहतर आंसर होगा। ठीक है, उसका देखेंगे तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा क्या है, पुनः पूर्ति योग्य है, मतलब वो पुनः उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, उसका देखेंगे तो तट रेखा से कितने किलोमीटर तक आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 नॉटिकल मील क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, उसको देखेंगे डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध भैया, अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो भैया तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का अगर संबंध देखेंगे तो संसाधन का नियोजित दोहन से, मतलब कि अनियोजित दोहन से, एक्चुअली में नियोजित दोहन नहीं होगा, अनियोजित दोहन से मतलब बिना प्लानिंग कर रहे हैं, अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। अनियोजित मतलब होता है कि कुछ सोचे समझे नहीं, अंधाधुंध उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे डाकुओं का ये अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो कह रहा है कि यहाँ पर समुद्र की स्थिति पर राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर दूर तक राष्ट्रीय संपत्ति कहा जाता है, तो राष्ट्रीय संपत्ति एक्चुअली में 19.2 किलोमीटर कहा जाता है, और यही दिया हुआ NCERT में 21.2 किलोमीटर, याद रखिएगा। और इसी को 12 नॉटिकल मील भी लिखता है। ठीक है, तो 12 नॉटिकल मील बोले, या 21.2 किलोमीटर बोले, या 19.2 किलोमीटर। देखो SCERT में दिया 19.2 किलोमीटर, तो अगर किताबों में ऑप्शन देगा तो यही 4 ऑप्शन देगा, या 3 ऑप्शन देगा, जिसमें 19.2 होगा। तो याद रखिएगा, हम बार बार बोलते हैं कि जब भी आंसर इस तरह का आता है तो वो ऑप्शन उसी का देता है जो बिहार बोर्ड का हो। ठीक है, तो 19.2 किलोमीटर देगा, अगर 19 नहीं देगा, और मान के चलो ये दे दिया, ये दे दिया, और ये दे दिया, और उसके बाद दे दिया 21.2, तो 21.2 वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नॉटिकल मील बराबर जस्ट ऊपर बताएं कि 1.86 किलोमीटर होता है। ठीक है, हो गया चैप्टर हम लोग का कंप्लीट। लगभग हम लोग 12 पेज को समझे,
है ना। और ये चैप्टर को किस तरह समझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। तो यहीं पर करते हैं वीडियो के एंड। और इसका MCQ बहुत जल्द आएगा। और जो 10th क्लास का एक सेपरेट MCQ मेरे पास है, उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके MCQ तैयारी करा दूंगा। बहुत ज़्यादा MCQ क्वेश्चन है, जैसे हर सब्जेक्ट का मेरे पास कम से कम 500 से ज़्यादा प्लस जो है MCQ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है, 10th क्लास का, ठीक है। 10th क्लास का हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, हर चीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। तो वो उसका भी मैं कराऊंगा प्रैक्टिस। पहले आप थ्योरी क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। हमें लगता है थ्योरी क्लास को जितना डिटेल में समझाता है ना, बहुत सारे आपको क्वेश्चन इसी तरह बन जाता है, ठीक है। तो यहीं भी करते हैं वीडियो के एंड। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।